ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है स्वतंत्र भारत। अध्याय 48 है। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, आजाद हिंद फौज, लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945, युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर, स्वतंत्र भारत का उदय, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, इसके बाद स्वतंत्र भारत की तत्कालिक चुनौतियों के बारे में, इसके बाद पंचशील समझौता 1954 और गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फासिस्ट देशों की आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सितंबर 1939 में हिटलर की सेना के द्वारा पोलैंड पर हमला करने के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो है आरंभ हुआ। इस युद्ध का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन पर व्यापक रूप से पड़ा। याद रखिएगा, द्वितीय जो वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, ये मतलब कि किस कारण जो है आरंभ हुआ, तो आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। यह जो मतलब कि वर्ल्ड वॉर था, यह मानवता के इतिहास का सबसे व्यापक और नृशंस युद्ध साबित हुआ। युद्ध की स्थिति पैदा हो जाने पर ब्रिटेन ने भारतीय जनता से सलाह लिए बिना बिना पूछे भारत को जो है युद्ध में यानी वॉर में जो है शामिल कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय राष्ट्रवादी नेता फासिज्म के खतरे को पहचानते थे। उन्होंने फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध चीन, स्पेन, इथियोपिया और अन्य देशों की जनता को समर्थन दिया था। उन्होंने युद्ध के बढ़ते खतरे से जनता को सचेत किया और घोषणा की थी कि दुनिया की शांति और प्रगति के लिए फासिज्म और साम्राज्यवाद दोनों को समाप्त करना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने फासिस्ट देशों के प्रति पाश्चात्य साम्राज्यवादियों की नीतियों की जो है निंदा की थी। याद रखिएगा, ठीक है। साम्राज्यवादी देशों ने फासिस्ट देशों के खतरे को नजरअंदाज कर दिया। कम्युनिस्ट के प्रति उनकी घृणा बहुत ज्यादा थी, अत्यधिक थी, इसलिए उन्होंने फासिस्ट देशों की कड़ी निंदा नहीं की। देखिए, फासिस्ट देश भारतीय जनता पर शासन कर रहे ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहे थे, फिर भी देश की जनता जानती थी कि फासिस्ट देश उसके मित्र नहीं हो सकते। वह जानती थी कि यदि फासिस्ट देशों की विजय होती है तो किसी भी देश की स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रह सकती। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने मांग की, क्या मांग की? कांग्रेस ने मांग की कि जल्द ही राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और ब्रिटेन यह स्वीकार करे कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा। परंतु ब्रिटेन, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटेन की सरकार ने यह मांग को जो है अस्वीकार कर दी। यह मांग को जो है स्वीकार नहीं मतलब कि किया। ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों के लिए युद्ध लड़ रहा था। प्रांतों में मंत्रिमंडलों ने नवंबर 1939 में त्यागपत्र दे दिए। भारत को युद्ध में शामिल करने के विरुद्ध देश के विभिन्न भागों में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। ठीक है। मार्च 1940, याद रखिएगा, मार्च 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय लिया कि इसके लिए वह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ कर देगी। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। इसका उद्देश्य यह था कि कांग्रेस के द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के विरुद्ध भाषण देंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही कौन थे? याद रखिएगा, इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुछ समय अंतराल में ही करीब 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार होकर जेल में बंद हो गए। 1942 ईस्वी के आरंभ में युद्ध की स्थिति यानी वार की स्थिति ने अंग्रेजों को भारतीय नेताओं से वार्तालाप के लिए जो है विवश कर दिया। जापानी सेना ने दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ब्रिटिश सेना को भारी क्षति पहुंचाई थी तथा भारत के कुछ भागों पर हवाई हमले भी किए थे। ब्रिटिश एक वास्तविक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने राजाओं के हितों को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। उन्होंने संविधान सभा की मांग को तो स्वीकार कर लिया, परंतु कहा कि गवर्नर के द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर स्थानीय राजाओं के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि ही संविधान सभा में भाग लेंगे। रियासतों की
जो जनता है, रियासतों की जनता को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात आजादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष जो है शुरू हुआ। तीसरा महान संघर्ष, इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वर्धा में 8 अगस्त 1942 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव जो है पास किया। प्रस्ताव में घोषणा की क्या की गई कि घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन को जो है यथाशीघ्र समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्वतंत्र हो जाने पर भारत अपने संपूर्ण साधनों सहित उन देशों के साथ विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा जो फासिज्म देशों के साथ जो है संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्ताव ने देश की आजादी के लिए सबसे व्यापक स्तर पर जो है अहिंसात्मक जन आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। किसने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में जो है तिलक दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में हड़तालें तथा प्रदर्शन हुए। परिणाम स्वरूप सरकार के द्वारा उनका दमन किया गया और उनकी गिरफ्तारियां की गई। महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। देखिए, आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की जो है घोषणा कर दी। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, मैं आपको एक संक्षिप्त मंत्र देता हूं। क्या मंत्र देता हूं? इसे आप हृदय में बैठा लीजिए और अपनी प्रत्येक सांस के साथ इसे व्यक्त होने दीजिए। मंत्र है, क्या मंत्र है? करो या मरो, डू और डाई। इस प्रयास से हम या तो आजाद होंगे या मर मिटेंगे। इस तरह से इन्होंने एक मंत्र दिया। ठीक है, याद रखिएगा, करो या मरो। महात्मा गांधी ने यह मंत्र दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो और भारत छोड़ो का शंखनाद सभी जगह सुनाई पड़ने लगा। जनता भी हिंसा पर जो है उतर आई। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमले किए, रेल पटरियों को तोड़ा और डाक तार व्यवस्था में जो है व्यवधान पैदा कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर जो है सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। अनेक अखबारों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया क्योंकि उन्हें प्रतिबंध क्या था, स्वीकार नहीं थे। 1942 ईस्वी के अंत तक करीब 60,000 लोग जेल में बंद हो गए और सैकड़ों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में अनेक बच्चे और वृद्ध महिलाएं भी थी। जिस समय गांधी जी रिहा हुए उससे पूर्व उनकी पत्नी कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। प्रदर्शन में भाग लेने पर तामलुक यानी बंगाल में 73 साल की मातंगिनी, याद रखिएगा, मातंगिनी हजारा को, गोहपुर यानी असम में 13 साल की कनकलता बरुआ को, पटना यानी बिहार में 7 तरुण विद्यार्थियों को और अन्य सैकड़ों को अन्य सैकड़ों यानी जो है बहुत लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है, देश के कुछ भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा, ठीक है, बालासोर तथा तलचर ब्रिटिश शासन से मुक्त कर लिए गए तथा वहां की जनता ने अपनी सरकारें स्थापित की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के अनेक क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित हो गई। बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में, याद रखिएगा।
बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार 1944 ईस्वी तक चली। वही महाराष्ट्र के सतारा में 1945 ईस्वी तक जो है समानांतर सरकार चली। पूरे विश्व युद्ध के दौरान जयप्रकाश नारायण और अरुणा आसफ अली और एम.एन. जोशी, राम मनोहर लोहिया आदि अनेक नेताओं के द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रही। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आदि की तुलना में स्वतः स्फूर्त अधिक था। क्या था? स्वतः स्फूर्त, यानी स्वयं से चलने वाला। जिस तरह सन 1857 का महाविप्लव अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सिपाहियों का विद्रोह था, उसी प्रकार वर्ष 1942 का आंदोलन मूलतः युवा वर्ग, मजदूर और विद्यार्थियों का विद्रोह था। इसके बाद आजाद हिंद फौज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। इनके मन की ये उत्पत्ति था। वे ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तब मोहन सिंह ने जापानियों को जो है साथ दिया, उनका साथ दिया। सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात मोहन सिंह, याद रखिएगा, मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत 45,000 लोग आजाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक थे। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन आजाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। जापानी तब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप से संगठित होना लाभप्रद लग रहा था। लेकिन दिसंबर 1942 तक आते आते आजाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जापानी तथा भारतीय अधिकारियों के मध्य गहरे मतभेद उत्पन्न हो गया। वास्तव में जापानी चाहते थे कि भारतीय फौज 2000 सैनिकों की ही हो, जबकि मोहन सिंह उसे जो है 2 लाख तक ले जाना चाहते थे। मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज के गठन में एक जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फुजिवारा का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? मेजर फुजिवारा का। उन्होंने ही मोहन सिंह को जो है इसके लिए तैयार किया कि वह भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान के साथ मिलकर काम करे। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई जिसमें रास बिहारी बोस को जो है लीग का अध्यक्ष चुना गया। ये 1915 ईस्वी से ही जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे। यहीं पर आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज का द्वितीय चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में इंडियन लीजन की जो है स्थापना की। देखिए, बात किया जाए तो अस्थायी सरकार में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष थे, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष थे। वित्त विभाग के जो अधिकारी थे एस.सी. चटर्जी, प्रचार विभाग के एस.ए. अय्यर। महिला संगठन कार्यभार किसके हाथों में था? तो लक्ष्मी स्वामीनाथन, विवाह उपरांत लक्ष्मी सहगल। मुख्यालय था रंगून में। मान्यता प्रदान करने वाले जो देश थे, जर्मनी था, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इसे मान्यता प्रदान की। 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की जो है अस्थायी सरकार का गठन किया जिसका मुख्यालय रंगून था। याद रखिए, कहां पर? इसका मुख्यालय रंगून था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA के मुख्यालय स्थापित किए। INA के मुख्यालय। आजाद हिंद फौज के द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई जिनके नाम गांधी, आजाद और नेहरू पर रखे गए। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। सुभाष ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड। देखिए, इनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अतिरिक्त शहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं प्रेम कुमार सहगल आदि महत्वपूर्ण कमांडर थे। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता
भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मार्च जून 1944 के बीच आजाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। शहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र को घेरा और इम्फाल का अभियान चलाया। 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप यानी ताइपे के पास हुई हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, फार्मोसा द्वीप के पास। इसके बाद लाल किले का मुकदमा चला नवंबर 1945 में। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला मुकदमा नवंबर 1945 में आजाद हिंद के सैनिकों पर चलाया गया। नवंबर 1945 के मुकदमे में शहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढीलो और प्रेम कुमार सहगल को जो है एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भोला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। भोला भाई देसाई, याद रखिएगा, ये बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आसफ अली उनके सहायकों में थे। तो नाम याद रखना है, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथा काटजू और आसफ अली उनके सहयोगी सहायकों में थे। और कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल पश्चात वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में उपस्थित हुए। इस आंदोलन को यूनियनवादी अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग तथा अहरार पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। अंततः सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा तथा अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी कि आजाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या एवं बर्बरता का अभियोग है। इसके तुरंत बाद जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया। फरवरी 1946 में आजाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की कैद की सजा के विरुद्ध कलकत्ता में मुस्लिम लीग से संबद्ध छात्रों ने 1 फरवरी 1946 को हड़ताल का आह्वान किया। आजाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। और सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद युद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ विश्व इतिहास में नए युग का आरंभ हुआ। दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदल गया था। सभी साम्राज्यवादी देशों की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कमजोर हो गई। समूचे एशिया और अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए जनता की एक व्यापक लहर उठी। ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए प्रदर्शन और हड़तालों का सिलसिला जारी रहा। जनता आजादी की अंतिम लड़ाई में कूद पड़ी और नौसेना में भी असंतोष फैला हुआ था। इन्होंने भी इसका साथ दिया। फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने अनेक स्थानों पर विद्रोह किया। नाविकों तथा उनके समर्थकों और ब्रिटिश फौज तथा पुलिस के बीच जो संघर्ष हुए, जिसमें लगभग 300 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद स्वतंत्र भारत का उदय, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, कौन? पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। इन्होंने घोषणा की कि सरकार शीघ्र ही भारतीय नेताओं के सहयोग से भारत में स्वराज स्थापित करना चाहती है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का एक दल, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है, सत्ता के हस्तांतरण के बारे में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आया। उसने अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का जो है प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के शासकों के द्वारा मनोनीत व्यक्ति होंगे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में अपना काम शुरू कर दिया, परंतु मुस्लिम लीग और आजाओं ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग पर जो है जोर दिया। 1946 ईस्वी में बंगाल, बिहार, बंबई तथा अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जिनमें हजारों हिंदुओं और मुसलमानों की जानें गई। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो मार्च 1947 में नया वायसराय बनकर भारत आए थे, भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों हिंदुस्तान
और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। विभाजन के घोषणा के बाद और भी दंगे जो है, बहुत ज्यादा दंगे जो है सक्रिय हो गए। विशेषकर पंजाब में कुछ ही महीनों में करीब 5 लाख हिंदू और मुसलमान मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। सांप्रदायिक दलों के द्वारा फैलाई गई घृणा के परिणाम सामने आए। ब्रिटिश शासकों ने इन सांप्रदायिक दलों को प्रोत्साहन दिया। दंगों के दौरान मानवता को भुला दिया गया और अत्यंत शर्मनाक तथा नृशंस घटनाएं घटित हुई। इसको शांत करने के लिए गांधी जी ने अथक प्रयास किए थे। शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का जो है दौरा किया। कांग्रेस शुरू से ही एकीकृत स्वतंत्र भारत के लिए प्रयास करती आ रही थी, परंतु अंत में उसने भारत के विभाजन को मान लिया। कांग्रेस ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, परंतु महसूस किया कि आजादी प्राप्त करने और बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए विभाजन को स्वीकार करने का अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक पृथक राष्ट्र बना। भारतीय जनता ने लगभग 1 सदी के संघर्ष के बाद विदेशी शासन का समूल नष्ट कर दिया। हालांकि यह भयंकर दुखद घटनाओं के बीच हुआ। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल जो है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इनके जो विभाग थे, कार्यकारी परिषद के ये उपाध्यक्ष थे। विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से जो विदेश मामले और जो राष्ट्रमंडल था, इससे संबंधित मामले इनके मतलब कि इनके हाथों में था। इनके मतलब ये विभाग थे जवाहरलाल नेहरू के। तो अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल है, जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सा विभाग रहा? तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष रहे, विदेश मामले और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विभाग थे, इनका विभाग याद रखिएगा, गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले, इनके ये विभाग थे। बलदेव सिंह को जो है रक्षा विभाग दिया गया। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग। C.H. भाभा को कारखान, बंदरगाह तथा ऊर्जा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग और आसफ अली को रेल विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग और लियाकत अली खां को वित्त विभाग दिया गया। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आधी रात को जब 15 अगस्त का दिन शुरू होने के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भारत में जीवन और स्वतंत्रता का उदय हुआ। संविधान सभा है, याद रखिएगा, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में भी काम करने लगी। 14 अगस्त 1947 को नेहरू ने संविधान सभा में भाषण देते हुए भारतीय जनता के भावी कार्यों और कर्तव्यों के बारे में बताया। ये कार्य थे गरीबी, अज्ञानता, रोग और अवसर की असमानता को दूर करना। उन्होंने भारत की जनता और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने का जो है व्रत लेने को कहा। उन्होंने अगर बात करें तो उन्होंने जनतंत्र को जो है सेवा करने का व्रत लेने को कहा। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा भव्य प्रसाद बनाने को कहा जहां भारत के सभी बच्चे रह सकें। ठीक है, 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया। भारत के लोग स्वयं अपने भाग के निर्माता बन गए। नए भारत के निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। इसके बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र, इसके जो है संदर्भ में देखते हैं। स्वतंत्र भारत को जिस मार्ग पर आगे बढ़ना था, वह आजादी के संघर्ष के दौरान ही निश्चित हुआ था। आजादी की लड़ाई भारतीय जनता को प्रभुसत्ता संपन्न बनाने के उद्देश्य से लड़ी गई थी। यह लड़ाई एक ऐसा जनतंत्र स्थापित करने के लिए थी जिसमें सारी सत्ता समूची जनता के हाथों में थी, न कि किसी एक या दूसरे समूह के हाथों में। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले और विभिन्न रीति रिवाजों का अनुसरण करने वाले लोग थे। यद्यपि देश में विभेद पैदा करने वाले सांप्रदायिक दलों जैसे तत्व मौजूद थे, तो सांप्रदायिक दलों जैसे तत्व भी मौजूद थे, परंतु आजादी के आंदोलन को किसी एक या दूसरे समुदाय का आंदोलन बनाने में उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो क्या था? एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन था। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया। किसी भी धर्म को कोई विशेष स्थान नहीं दिया गया। धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक जनतांत्रिक आंदोलन का अभिन्न अंग होती है। जनतंत्र में सब नागरिक बराबर होते हैं, यानी सबके समान अधिकार होते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने एक न्यायोचित समाज की स्थापना के लिए भारतीय समाज के पुनर्निर्माण का लक्ष्य अपने सामने रखा था। यह लक्ष्य समाजवादी विचारों के प्रसार के साथ अधिक स्पष्ट हो गया था।
इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्र भारत को समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए, तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को रोकने के लिए कड़ा संघर्ष करना था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो राष्ट्रीय आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में एक नीति बनाई थी। यह सभी लोगों की समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। इसका अर्थ यह था कि स्वतंत्र भारत उन सभी लोगों को सहयोग देगा जो राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता अविभाज्य है और जब तक प्रत्येक एक देश स्वतंत्र नहीं होता तब तक किसी भी देश की स्वतंत्रता जो है सुरक्षित नहीं है। भारत ने शांति की नीति पर जोर दिया क्योंकि शांति से रहने पर ही पुनर्निर्माण का कार्य पूरा हो सकता है और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जा सकता है। शांति की नीति इस विश्वास पर भी आधारित थी कि विश्व के सभी आम लोगों के हितों में कोई विरोध नहीं है। इस तरह आजादी और शांति स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का जो है आधार बन गई। इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर भारत की जनता ने 1947 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र का जो है जीवन यात्रा जो है आरंभ की। इसके बाद स्वतंत्र भारत की तत्कालिक जो चुनौतियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कुछ तत्कालीन चुनौतियां थी। स्वतंत्र भारत के सामने कई तत्कालिक चुनौतियां थी, जिसमें से पहली चुनौती देश में राजनीतिक एकता स्थापित करना था। क्या? राजनीतिक एकता स्थापित करना पहला चुनौती थी। जब ब्रिटिश शासन का समाप्त होना निश्चित हो गया तो राजा महाराजाओं ने अपने दमन में वृद्धि कर दी। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर और राजस्थान की कुछ रियासतों में यह दमन अधिक बर्बर था। कुछ राजाओं ने स्वतंत्र शासक बनने की योजना बनाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन ने राज्यों की जनता की मदद से उनकी योजना को विफल कर दिया। राज्यों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे था। किनके जिम्मे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके प्रयास से भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही सभी राज्यों को भारत में मिला लिया गया था। केवल तीन रियासतें 15 अगस्त 1947 तक भारत में नहीं मिले थे। वे तीन रियासतें जो थे, नाम याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ था। ये भारत के स्वतंत्रता, मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ इसके बाद भी ये रियासतें जो है मतलब कि शामिल नहीं हुए थे भारत में। मतलब कि ये आजाद रहना चाहते थे, ठीक है, इनका अपना संविधान, अपना कानून ये बनाना चाहते थे। स्वतंत्रता के तत्काल बाद कश्मीर पर जो है पाकिस्तान ने हमला कर दिया, परंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने को भारत का अंग समझती थी। उसने पाकिस्तानी हमलवारों का डटकर मुकाबला किया। पाकिस्तानी हमलवारों को मतलब कि कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी हमलवार थे ये भारत के विरोधी थे। ये मतलब कि ये अपने जो जम्मू कश्मीर था ये पाकिस्तान जो था जम्मू कश्मीर को अपने अंग बनाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तानी हमलवारों को मार भगाने के लिए भारतीय सेना वहां भेजी गई। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया और फरवरी 1948 में जूनागढ़ की जनता ने भारत में मिल जाने के पक्ष में जो है मत दिया। हैदराबाद के निजाम ने मान लिया कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई एक सरकार भारत में मिल जाने के बारे में फैसला करेगी, ठीक है, मगर उसने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके विपरीत उसने हथियारबंद धर्मांधों को जनता पर जुल्म करने के लिए उकसाया। सितंबर 1948 में भारतीय सैनिक सिकंदराबाद में घुसे और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में यह राज भारत में मिल गया। याद रखिएगा। देखिए, फ्रांसीसी शासक के अंतर्गत पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे तथा चंद्रनगर और पुर्तगाली शासन के अंतर्गत गोवा, दमन दीव तथा दादरा नगर हवेली में भी आजादी के आंदोलन का और शेष भारत के साथ मिल जाने का लंबा इतिहास है। परंतु इन क्षेत्रों में विदेशी शासन का अंत भारत के स्वतंत्र होने के कई वर्ष बाद हुआ। फ्रांस के भारतीय उपनिवेशों में आजादी के लिए संघर्ष काफी पहले जो है आरंभ हो गया था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह ज्यादा तीव्र हो गया। 1948 में माहे में विद्रोह हुआ, प्रशासन ने जो है समर्पण कर दिया। 1949 में चंद्रनगर भारत में मिल गया। 1954 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा शासित क्षेत्रों की जनता ने भी भारी बहुमत से भारत में मिलने का जो है फैसला किया। तब भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत सभी फ्रांस शासित क्षेत्र भारत में मिल गए।
पुर्तगाली उपनिवेशों में भी जो है सशस्त्र संघर्ष काफी पहले जो है आरंभ हो गया था, जो 18वीं 19वीं और 20वीं सदी तक जारी रहा। गोवा में राष्ट्रीय आंदोलन के पिता त्रिस्ताओ ब्रिगेंजा कुन्हा थे। त्रिस्ताओ ब्रिगेंजा कुन्हा, उन्होंने 1928 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। गोवा के अनेक स्वाधीनता सेनानियों को यातनाएं दी गई, उनको जो है बहुत कष्ट दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। उनमें से कुछ को अनेक वर्षों तक जो है पुर्तगाल की जेलों में रखा गया तथा कुछ को अनेक को मृत्यु दंड दिया गया। 1954 ईस्वी में स्वाधीनता सेनानियों ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया। भारत सरकार लंबे समय तक पुर्तगाल की सरकार को समझाती रही कि वह अपने उपनिवेश छोड़ दे। उस समय पुर्तगाल यूरोप का एक सबसे पिछड़ा हुआ देश था और उस पर एक तानाशाह का शासन था। इसके बावजूद इसका अनेक पाश्चात्य देश समर्थन कर रहे थे। अमेरिका भी पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन कर रहा था कि गोवा पुर्तगाल का एक प्रांत है। 1955 ईस्वी में एक सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। निहत्थे सत्याग्रहियों ने गोवा में प्रवेश किया। पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई और उनमें से अनेक लोगों को मार दिया गया। पुर्तगाल के शासन को जो है उखाड़ फेंकने के लिए गोवा के कुछ लोगों ने सशस्त्र दल बनाए। अंत में दिसंबर 1961 में भारतीय सेना गोवा में पहुंची और पुर्तगालियों ने समर्पण कर दिया। गोवा भारत का अंग बन गया। उसके साथ ही संपूर्ण भारत जो है स्वतंत्र हो गया। कुछ साल बाद पुर्तगाल की जनता ने अपने देश की कुछ साल बाद अगर बात करें तो पुर्तगाल की जो जनता थी, इस जनता ने अपने देश की उस तानाशाही को खत्म कर दिया जिसने उनका कई दशकों तक दमन किया था। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता का अनेक वर्षों तक नेतृत्व किया। इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने आजादी की लड़ाई लड़ी और अंत में आजादी प्राप्त भी की। इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो जिन कार्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया था, उनमें से एक प्रमुख कार्य था हिंदू मुस्लिम एकता का कार्य। जब कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे भड़के तो उन्होंने दंगाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, वहां पे जो है वे विजिट किए। शांति एवं सांप्रदायिक मैत्री स्थापित करने के लिए प्रेम तथा बंधुत्व का उपदेश दिया। जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन गांधी जी कलकत्ता के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में थे। हिंदुओं और मुसलमानों की हत्याओं से और देश के विभाजन से उन्हें अत्यंत दुख हुआ था। कुछ लोग प्रेम और बंधु भाव या बंधुत्व के उनके संदेश को पसंद नहीं करते थे। दूसरे समुदायों के प्रति उनके मस्तिष्क में घृणा थी। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी की एक धर्मांध हिंदू नाथू राम गौडसे, याद रखिएगा, इसने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। भारतीय जनता विगत वर्ष में हुई सांप्रदायिक हत्याओं तथा विनाश के आघात से जैसे तैसे अपने को संभालने का प्रयास कर रही थी, पुनः गहन शोक में डूब गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश जो है गायब हो गया है। तो गांधी जी के मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? हमारे जीवन से प्रकाश जो है अब गायब हो गया है। गांधी जी कलह से भरे विश्व में प्रेरणा के स्रोत और प्रकाश का स्तंभ थे। वे संपूर्ण विश्व में महात्मा के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछने और प्रत्येक जगह से दुख को दूर करने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया था। उनके सपने को पूरा करना हम सबका कर्तव्य है। स्वतंत्र भारत के सामने एक प्रमुख तत्कालिक समस्या थी विस्थापितों को फिर से बसाना, जो विभाजन के कारण पाकिस्तान में चले गए थे। इन शरणार्थियों को सहायता और रोजगार देने और बसाने की समस्या उत्पन्न हुई। इन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना साहस के साथ किया और स्थिर होकर नई जिंदगी जो है आरंभ कर दी। देश का विभाजन है, इसने कई आर्थिक समस्याएं पैदा की। कई उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। जूट और सूती कपड़े के अधिकांश कारखाने भारत में रह गए, परंतु जूट तथा कपास का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से, जबकि अब जो है बांग्लादेश है, यहां चले गए। परिणाम स्वरूप जूट और सूती कपड़े के कई कारखाने बंद हो गए। गेहूं और चावल पैदा करने वाला विशाल क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था। इसीलिए कुछ दिनों तक भारत में अन्न का अभाव भी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन के कारण देश की परिवहन व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई थी। इसी बीच स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य भी चल रहा था। संविधान सभा ने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया।
देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। इससे पूर्व 1929 ईस्वी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। इसके बाद पंचशील समझौता 1954 है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 29 अप्रैल 1954 को भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एक न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बन गया। पंचशील समझौता था, इसके उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा उद्देश्य था पंचशील समझौते का कि एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा पंचशील समझौते का जो उद्देश्य था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा समानता के स्तर को स्वीकार करते हुए पारस्परिक लाभ के लिए प्रयास करना। और पांचवा जो पंचशील समझौते के उद्देश्य था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 है, इसके बारे में देख लेते हैं। 3-4 लाइन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1955 ईस्वी के बार्डुंग सम्मेलन के पश्चात गुटनिरपेक्ष शब्द सामने आया। वैसे गुटनिरपेक्ष शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में मतभेद है। एक दृष्टि के अनुसार वीपी मेनन ने वर्ष 1953-54 में इस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि दूसरे मत के अनुसार कांग्रेस के वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में गुटनिरपेक्षता की बात जो है उठाई गई थी। इसके पश्चात एशिया तथा अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों ने दोनों ध्रुवों के साथ संयुक्त हुए बिना मतलब एक हुए बिना अपने स्वतंत्र राष्ट्रीय विकास के लिए 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ हुआ। मार्शल टीटो जो कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मार्शल टीटो, याद रखिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा असफ अली। सेकंड प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। थर्ड नंबर है, भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आईएनए मानसिक पुत्र था किसका? बताइए, आईएनए किसका मानसिक पुत्र था? किसके दिमाग की उपज थी? इनमें से जो सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आइवाची फुजीवारा का। तो पहला और चौथा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। इसके बाद 7 नंबर, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो लाहौर में। 8 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को किस स्थान पर कैद में रखा गया? तो आगा खा महल में। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विवेद को डिस्कस करेंगे।